नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में चुनाव से पहले टिपरा मोथा का शक्ति प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर पुल बनाने के विरोध में आदिवासियों का धरना, IIT IISc में आदिवासियों के साथ भेदभाव और MBB पोल में जानेंगे क्या छत्तीसगढ़ में NSA कानून से संभलेंगे हालात। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में टिपरा मोथा का शक्ति प्रदर्शन, CPIM और कांग्रेस के साथ गठबंधन पर आज रात हो सकता है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इंद्रावती नदी पर पुल बनाने का विरोध तेज, हजारों ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में आदिवासियों की कम संख्या चिंताजनक, भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है। झारखंड में सरकारी विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने की प्रक्रिया का विरोध, जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे आदिवासी। विधानसभा में ST के लिए 12% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव बनाए गोवा सरकार, संसदीय पैनल ने दिया निर्देश। और MBB पोल में धर्मांतरण पर हिंसा को लेकर भूपेश बघेल गंभीर, NSA के तहत होगी गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से बड़ी खबर आई है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा की महिला फ्रंट ने आज एक बड़ी जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में हजारों आदिवासी महिलाएं शामिल हुई। टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य ने इस जनसभा को संबोधित किया। प्रद्योत किशोर को 500 मोटरसाइकिल सवार सभा स्थल तक लेकर आए। टिपरा मोथा अभी तक घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहा था, लेकिन आज की इस सभा को पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, महाराजा कॉम्प्रोमाइज करके अलायंस कर लो। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को छोड़ना चाहिए। आज तक सब आंचलिक पार्टी इलेक्शन का पहले बड़ा बात करता है, इलेक्शन के पहले जोड़ करके अपना ही त्रिपुरा को बेच देता है। बुबागरा को बेचना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इतना प्यार दिया है आपने हमको, इतना इज्जत दिया है, सम्मान दिया है आपने बुबागरा को। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो बुबागरा को लॉलीपॉप देकर थानसा तोड़ने का बात कर रहा है ना, लॉलीपॉप देकर। अपना राजा अपना देश को कभी नहीं बेचता है। मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा भी कई और सीटों पर कुछ जनजातीय आबादी रहती है। त्रिपुरा की राजनीति में वही सत्ता में आता है जिसे जनजातीय इलाकों में समर्थन मिलता है। वहीं त्रिपुरा की राजनीति में आज यानी सोमवार की रात बेहद अहम मानी जा रही है। आज रात त्रिपुरा की राजनीति के 3 अहम दलों टिपरा मोथा, CPIM और कांग्रेस की बैठक तय मानी जा रही है। इस बैठक में राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक गठबंधन बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। अगर इस बैठक में सब कुछ ठीक रहता है तो फिर अगले 2 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले बहुत मजबूत गठबंधन मैदान में होगा। राज्य में 2 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में CPIM और कांग्रेस पार्टी के बीच मिलकर चुनाव लड़ने पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है। लेकिन टिपरा मोथा ने अभी तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य ने MBB से खास बातचीत में ये जरूर माना था कि वो कांग्रेस पार्टी और CPIM दोनों से ही बातचीत कर रहे हैं। मेरा जितेंद्र बाबू से बात हुआ था। अच्छा, जितेंद्र बाबू को व्यक्तिगत तौर में बहुत पसंद करता हूँ। मैं राहुल गांधी को भी पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। मैं अमित शाह को भी जानता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे लोग हैं, मेरे त्रिपुरा के लोग हैं, और मैंने जो उनको प्रॉमिस किया है वो मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बेचने वाला हूँ। जब मैं ऊपर जाऊंगा
तब मुझे जवाब देना पड़ेगा। और तब मैं क्या जवाब दूंगा कि पोस्ट और पावर के लिए मैंने अपने लोगों को धोखा दिया, वैसा इंसान प्रद्युत मानिक्य नहीं। बता दें 2018 में बीजेपी भी आईपीएफटी नाम के ट्राइबल संगठन के साथ गठबंधन करके ही सत्ता तक पहुंची थी। इसलिए टिपरा मोथा के साथ अगर सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। त्रिपुरा में आज की रात को कयामत की रात कहा जा रहा है। आखिर क्यों? इस मसले को समझाने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता सेलेन कोलोई अगरतला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सेलेन, आज की रैली के बारे में आप पहले बताइए। आज की जो रैली है इसे टिपरा मोथा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कैसी रही ये रैली और क्या कहा प्रद्युत किशोर माणिक्य ने? एक्चुअली आज त्रिपुरा मोथा का नहीं, त्रिपुरा मोथा का जो वुमेन सेल है, जो टीडब्ल्यूएफ का एक बड़ा रैली खुमलुंग में हुआ है। और महाराजा बहुत दिन बाद, उसका तबीयत भी ठीक नहीं था, तो बहुत दिन बाद आज त्रिपुरा में आया। तो एक तो है अगरतला जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट से जो त्रिपुरा मोथा का जो यूथ जो है वाईटीएफ लगभग 5-6 हजार बाइक लेके महाराजा को एयरपोर्ट से रिसीव करके रैली करके अगरतला रैली होके खुमलुंग में आया। और खुमलुंग में टीडब्ल्यूएफ का एक बड़ा एक जनसभा हुआ है। जनसभा में आके महाराजा ने भाषण भी दिया है। तो नजारा तो बहुत अच्छे थे। जो खुमलुंग में जनसभा हुआ है, बहुत काफी लोग भी हुआ है, वुमेन की, महिला का जो जनसभा है। तो महाराजा यहाँ पर स्पीच भी रखा है पूरा त्रिपुरा वासियों के लिए। और बहुत दिन बाद महाराजा त्रिपुरा में आया, त्रिपुरा में आके आज बड़ा एक जनसभा करके स्पीच दिया है। तो स्पीच में महाराजा का जो स्पीच है, स्पीच में एक बात तो क्लियर है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, चुनाव में अभी तक एलायंस की महाराजा की मुंह से कुछ नहीं निकला है। महाराजा एक ही बात क्लियरली बोल रहा था कि अगर किसी के साथ एलायंस होना है तो राइटिंग में चाहिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। महाराजा का जो त्रिपुरा माथा का जो मुद्दा जो मांगे है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अगर ग्रेटर त्रिपुरा नहीं देंगे तो किसी के साथ एलायंस नहीं होगा। ग्रेटर त्रिपुरा को छोड़ के किसी पार्टी के साथ एलायंस नहीं करेगा। अगर किसी भी पार्टी को एलायंस होना चाहिए तो राइटिंग में महाराजा को अगर कुछ मिले तो बाद में बात कर सकते हैं। ऐसा एक मैसेज आज पूरा त्रिपुरा वासियों को दिया है महाराजा ने। सेलेन, आज की तारीख में सभी की नज़र टिपरा मोथा पर है। ये माना जा रहा है कि ये दल जिसके साथ गठबंधन कर लेगा वो दल सरकार बनाएगा। ये कहा जा रहा है कि आज इस मसले पर कुछ फैसला हो सकता है। एक्चुअली देखिए, एक बात ये है कि आईपीएफटी के साथ एलायंस होकर सत्ता में आए थे। तो एक बात है, 60 सीट है हमारे त्रिपुरा जो विधानसभा चुनाव है, 60 सीटों से 20 सीट है एसटी रिजर्वेशन। तो अभी जो कांग्रेस और सीपीएम के दोनों पार्टियों से बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है कुछ दिन पहले। तो एक तो है कि सीपीएम और कांग्रेस, जहां तक अभी तक खबर है, सीपीएम कांग्रेस मिलके सामने इलेक्शन में लड़ेंगे। और पार्टी का नाम दिया बामग्रेस के है कि। तो एक फैक्टर है एसटी जो हमारा जो त्रिपुरा सब वोटर, तो 20 सीट जो रिजर्वेशन है, और बाकी जो 40 सीट है, 40 सीट में कुछ सीट ऐसे है कि 50% त्रिपुरा सब वोटर है, 50% अदर्स जो एचसी एसटी ओबीसी जो भी है। लेकिन कुछ सीट ऐसा है कि डिपेंड है त्रिपुरा सब वोटर पे, क्योंकि 50% जो त्रिपुरा सब वोटर है। तो एक तो है सीपीएम और कांग्रेस का तो अभी जो त्रिपुरा का कुछ अभी तक जो संगठन भी नहीं है, और सीपीएम का जो जीएमपी था इतना मजबूत अभी पहाड़ में नहीं है। तो अगर सीपीएम और कांग्रेस जुट होके भी अगले इलेक्शन में 2023 में अगर चुनाव में लड़े भी, तो त्रिपुरा मोथा को साथ चाहिए। त्रिपुरा मोथा नहीं होने से भी कुछ आंचलिक दल जो त्रिपुरा का जो संगठन है वो चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा जो वोटर फैक्टर है इधर। और एक बात है कि सीपीएम का जो जीएमपी अभी पहाड़ में इतना ज्यादा नहीं है, और कांग्रेस का तो नहीं है। तो अभी सीपीएम और कांग्रेस तो यही बोल रहा है, अगर बीजेपी को हटाने के लिए अगर कुछ भी पार्टी के साथ अलायंस करना है तो कर लेंगे, लेकिन बीजेपी को
सत्ता से बस त्रिपुरा से हटाना है, वही बात है। अगर टिपरा मोथा और सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन बनता है तो क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जनजातीय समुदाय के लोग टिपरा से नाराज हो जाएं? एक्चुअली देखिए, अभी त्रिपुरा का जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल नहीं, त्रिपुरा में तिपरासा लोग जो है वो काफी बहुत सालों से ही डिप्राइव में है। गांव में इतना सारा डेवलप नहीं हुआ जो शहर में जितना डेवलप हो रहा है। तो एक तो है, महाराजा चाह रहे हैं कि तिपरासा के लिए कुछ करे। आज भी महाराजा जो कुमलुंग में जो स्पीच दिया है, एक बात महाराजा ने बोला है कि महाराजा और त्रिपुरा मथा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट जेनरेशन के लिए अगर तिपरासा को कुछ देना है तो महाराजा खुद मरते हुए भी कुछ ना कुछ तिपरासा को देंगे। तो एक तो है महाराजा के ऊपर पूरा तिपरासा है विश्वास एक है, और अगर महाराजा किसी के साथ अलायंस भी करे तो शायद यहाँ का तिपरासा जो महाराजा के साथ है मान जाएंगे, क्योंकि महाराजा के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। महाराजा को विश्वास करते हैं यहाँ का त्रिपुरा लोग। और अब त्रिपुरा से सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़। राज्य के बीजापुर में इंद्रावती नदी पर पुल बनाने का विरोध फिर से तेज हो गया है। रविवार को हजारों आदिवासियों ने इंद्रावती नदी के किनारे रैली निकाली। इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रविवार को यहां करीब 11 ग्राम पंचायतों के 3000 से ज्यादा लोग जुटे। स्थानीय आदिवासियों का आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर ही ये निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ये आदिवासी बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इलाके में इंद्रावती नदी पर पुंडरी ताड़बाकरीन गांव में एक पुल निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस पुल के बनने से अबूझमाड़ के ग्रामीण जिला और ब्लॉक मुख्यालय जुड़ जाएंगे। आपको बता दें, मार्च 2022 से सैकड़ों ग्रामीण पुल निर्माण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इंद्रावती नदी पर पुल बनता है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फोर्स गांव में घुसेगी और ग्रामीणों को परेशान करेगी। झूठे नक्सल मामलों पर ग्रामीणों को फंसाया जाएगा। एनकाउंटर में ग्रामीणों को मारा जाएगा। ऐसे में इस पुल का निर्माण रोक दिया जाए। आदिवासियों का दावा है कि बस्तर संभाग में कम से कम 13 जगहों पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मूलवासी बचाओ मंच इंद्रावती क्षेत्र के सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार पिछले साल की तरह शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें, पिछले साल मार्च में आंदोलन पर बैठे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई से करीब 50 से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए थे। इस मामले में सरकार का कहना है कि आदिवासी दरअसल नक्सल संगठन के दबाव में इस तरह की योजनाओं का विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाकों में विकास के लिए सड़कों और पुल की बहुत जरूरत है। एक तरफ आदिवासियों द्वारा पुल के विरोध की खबर है तो दूसरी तरफ आदिवासी लड़कियों के लिए हॉस्टल की मांग के लिए कुछ आदिवासी नौजवान लगातार मांग कर रहे हैं। ये खबर कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के बारदा गांव से है। यहाँ पर पिछले 6 साल से आदिवासी छात्राओं के लिए एक हॉस्टल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। ये गांव पखांजूर तहसील से मात्र 10 किलोमीटर पर स्थित है। और अब बात करते हैं आईआईटी में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी सहित सभी एलीट संस्थानों में आदिवासी और दलित समुदायों के छात्रों और प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फैकल्टी के पदों के लिए आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और दलितों के लिए 15% है, लेकिन इन प्रतिष्ठित संस्थानों में इतने पद भी नहीं भरे जा रहे हैं। एक प्रमुख विज्ञान पत्रिका नेचर में छपी एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक आदिवासियों और दलितों का ग्रेजुएशन लेवल से ही विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रतिनिधित्व कम है। अंडर ग्रेजुएट्स में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स कक्षाओं में 5% से भी कम आदिवासी हैं। अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व पीएचडी स्तर पर और भी कम हो जाता है। 2020 में 5 हाई रैंकिंग वाले आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर में पीएचडी कार्यक्रमों में 10% दलित और 2% आदिवासी हैं। वहीं अगर फैकल्टी की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 5 आईआईटी और आईआईएससी में 98% प्रोफेसर
और 90% से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर उच्च जातियों से है। इन आंकड़ों पर आईआईटी बॉम्बे में फैकल्टी मामलों की डीन नीला नटराज का कहना है कि भेदभाव के साथ कम प्रतिनिधित्व की तुलना करना गलत है, कोई भेदभाव नहीं है। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के सहायक प्रोफेसर कृपाराम ने आरोप लगाया कि फैकल्टी सदस्यों के जातिगत पूर्वाग्रह भेदभाव में भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, जब हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्र पीएचडी शुरू करते हैं तब भी जनरल कैटेगरी के प्रोफेसरों द्वारा उनकी देखरेख नहीं करना काफी आम है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और खबर है झारखंड से। यहां आदिवासी संगठनों ने सरकारी विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने की प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। इसके विरोध में आज रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में भारी संख्या में आदिवासी जुटे। इसके बाद यहां से मशाल जुलूस निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन किया गया। रविवार को राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में केंद्रीय सरना समिति, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, केंद्रीय सरना संघर्ष समिति रांची सहित कई संगठन शामिल हुए। आदिवासी संगठनों का दावा है कि संविदा नियुक्तियों में SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया गया है। संगठनों का कहना है कि अनुबंध पर रखने के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था, इसलिए सरकार बाहरी लोगों को पिछले दरवाजे से नियमित करने जा रही है। संगठनों ने मांग की है कि सरकारी विभागों में बैकलॉग वैकेंसी का आकलन कर उसके विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। कि झारखंड सरकार ने कुछ दिनों पूर्व ये घोषणा की कि यहाँ के जो अनुबंध में जो लोग हैं, जितने बाहरी लोग हैं, उन लोगों को वो अस्थाई करने जा रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों का मानना है कि झारखंड में जो नियुक्ति होनी चाहिए वो 100% झारखंडियों की होनी चाहिए। यहाँ चाचा भतीजा करके बाहरी लोग अनुबंध में घुसे हुए हैं और उनको अस्थाई अगर किया जाएगा, जो कि लाखों की संख्या में है, तो फिर यहाँ के झारखंडी कहाँ जाएंगे। तो आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए यहाँ के जो ST हैं, SC हैं, उन लोगों को हक अधिकार देते हुए 100% झारखंडियों की नियुक्ति हो, ये हम लोगों की मांग है। उधर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अनुबंधियों को नियमित कर राज्य में आदिवासी मूलवासी की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को राज्य में 10 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्तों के अंदर राज्य सरकार सेवा नियमित करने का आदेश जारी करे। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारी साथी मोनिका मरांडी रांची से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोनिका, आज ये जो प्रदर्शन हुआ है इसमें कई संगठन शामिल हैं। कुल मिलाकर कैसा रहा आज का प्रदर्शन? कितने लोग वहां पर जुटे हैं? इस वक्त क्या माहौल है? जब मैं वहां पहुंची तो वहां पे अलग अलग ग्रुप वहां पे जमा हुए थे, और अगर इसका मैं जुड़ाव कहूंगी तो 14 जनवरी को जो एक सरकार एक खबर सामने आती है कि सरकार जो अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने की बात कर रही है, उसी के अवेज में कल 15 जनवरी को बंधन टिकट, धार्मिक ग्रुप बंधन टिकट द्वारा एक मीटिंग की जाती है, जिसका राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा जो अभियान है वो उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक मोर्चा निकाला गया, जुटान किया गया। इसमें उन्होंने सारे जितने लगभग यहाँ के उन्हीं के ग्रुप के 7 अलग अलग ग्रुप जमा हुए। आदिवासी समुदाय में से स्टूडेंट यूनियन भी जमा था, और उनकी सिर्फ एक ही मांग है। उनको लग रहा है कि जो ये बहाली की जाएगी उस पे जो आदिवासी रोस्टर जो तय हुआ था उसको नहीं माना गया है, और इसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे गैर आदिवासी या नॉन झारखंडियों को परमानेंट नौकरी मिल जाएगी झारखंड में, और आदिवासी समाज के लोगों का अधिकार मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उनका वर्चस्व जो वहां पर बना हुआ है उस पे कहीं ना कहीं अटैक होगा। और बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि आदि समाज के लोगों को झारखंड में खासकर ये लगने लगा है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो बहुत आदिवासियों को ध्यान नहीं दे रही है बार बार, और उनके अपोज में, मतलब उनके को ध्यान ना रखते हुए नए नए नियमों को बना रही है, उनको पहल कर रही है।
मोनिका, ये जो मुद्दा है इसमें हेमंत सोरेन के सामने हाईकोर्ट के ऑर्डर को लागू करने की चुनौती साफ नजर आ रही है। आपका क्या मानना है इस पर? आदिवासी नेताओं की एक ही मांग है कि वो कह रहे हैं कि जब आप नियुक्ति करेंगे तो जो रोस्टर बनाया गया, जो आरक्षण दिया गया यहाँ के एससीओ को, यहाँ के एसटीओ को, यहाँ के ओबीसीओ को, उनका ध्यान जरूर रखा जाए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब नियम निकाला है तो उसमें 2 ग्रुपों को बांटा गया है कि उसका एक लिस्ट निकाली गई है कि 2 लोगों को, जो राज्य और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार में द्वारा जो काम कर रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट मंगाई गई है। उसके अलावा जो ठेका में काम करते हैं, मनरेगा है, बहुत सारी जो चीजें हैं, उन लोगों को भी एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। कोर्ट का आदेश था कि उन्होंने विवरण मांगा था कि उनको दिया जाए, कितने अनुबंध काम करते हैं, संविदा काम करते हैं, उनको अनुबंध दिया जाए। पर झारखंड सरकार के जितने भी सरकार बात जब करी तो उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि नियुक्ति कैसे होगी, किस तरह की जाएगी, और बहुत सारी चीजों को अनदेखा अभी नहीं कह सकते हैं, पर अभी इसको खुल के नहीं बताया गया है। इसके वजह से अगर अगर यही हाल रहा और इस पे अगर लोगों को समझ ना बन पाई तो विरोध मुझे लग रहा है कि लगातार बढ़ता जाएगा और बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग या अलग अलग पंथ के लोग इसमें जुड़ जाएंगे और एक बड़ी समस्या झारखंड सरकार के लिए बन सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सेम 2015 में जब भाजपा सरकार नियमावली लेकर आई, नियमितीकरण नियमावली लेकर आई, तो सेम रघुवर दास की सरकार को भी बहुत विरोध झेलना पड़ा था। और यही केस, उसी समय ये केस दायर हुआ था कोर्ट में, जिसका जो रिजल्ट है वो आज हम देख पा रहे हैं झारखंड में। और आज के इस बुलेटिन में अब गोवा से एक खबर। केंद्र ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए 12% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगा है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण पर संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने गोवा सरकार के संबंधित विभागों को ये प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। 29 सांसदों के साथ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता वाला ये पैनल गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर है। डॉक्टर सोलंकी और उनकी टीम ने राया का दौरा किया और एसटी और एससी समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस दौरे पर गोवा के मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन टीम के साथ गवाड़ा, कुनबी, वेलिप और धनगढ़ समुदायों के गाकुवेद फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पैनल के सदस्यों से मुलाकात की और संसदीय समिति के समक्ष गोवा के आदिवासी समुदायों के विभिन्न लंबित मुद्दों को विस्तार से रखा। इन मुद्दों में एसटी समुदायों के लिए विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण, साथ ही केंद्र द्वारा 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों पर एक अधिसूचना जारी करने और उक्त अनुसूची के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किए जाने की मांगे शामिल हैं। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर सांप्रदायिक हिंसा की कोशिश को रोकने के लिए रासुका यानी एनएसए लागू करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। क्या ये कदम सही है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 60% लोगों ने माना कि ये कदम एकदम सही है, जबकि 36% लोगों ने माना कि भूपेश बघेल सरकार का ये कदम कानून दमन का हथियार बन सकता है। वहीं 4% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? छत्तीसगढ़ में कई महीनों से धर्मांतरण का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए धर्मांतरण को मुद्दा बनाने की कोशिशों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब जिला कलेक्टर को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया गया है। इस कानून के तहत पुलिस को कभी भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार होगा। इस कानून के तहत पकड़े गए व्यक्ति को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार के गृह विभाग के मुताबिक राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में रासुका के संबंध में कलेक्टर को दिए गए अधिकार की आलोचना की है।
बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईसाई समुदाय का तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया है। पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है कि ये कदम आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन करने वालों को सुरक्षा देने के लिए किया गया है। कांग्रेस ने फिर से एक बार आपातकाल लगाने की साजिश की है मित्रों। पहले सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा देने की साजिश किया। ये जो अधिनियम जारी किया गया है उसके लिए कंडीशन दिया गया है। असामान्य परिस्थिति में उठाए गए कदम। अब सवाल इस बात का है कि आज कौन सी ऐसी असामान्य परिस्थिति उठ गई जो कांग्रेस कल तक विधानसभा में कानून व्यवस्था को बेहतर बताती थी, आज ऐसे गंभीर कदम उठाने का कारण क्या हुआ? क्या कानून व्यवस्था इनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है? क्या अपने दायित्व को निभाने में मुख्यमंत्री जी और सरकार असफल रही है? रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहता, मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? पिछले दिनों हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के मुद्दे पर हिंसा की घटनाएं हुई। नारायणपुर के अलावा भी कई और जिलों में इस तरह की खबरें मिली थीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है, इसलिए सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस सिलसिले में ये भी देखा जा सकता है कि आरएसएस के बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वहीं चुनावी साल में सत्ताधारी दल कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहता है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में पुलिस और प्रशासन चौकन्ना रहा है। ऐसे में कलेक्टरों को रासुका का अधिकार देना भूपेश बघेल सरकार की तरफ से एक कड़े और बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। कम से कम हमारे पोल में 60% लोग इससे सहमति रखते हैं। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे तमिलनाडु के आदिवासियों की कारीगरी के बारे में। तमिलनाडु के आदिवासियों ने फसलों और जमीन को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली और जहरीले पौधों से निजात पाने का तरीका ढूंढ लिया है। आदिवासियों ने इन पौधों से हाथियों के सुंदर आदमकद मॉडल बना दिए हैं। जो पौधा जंगल और जंगली जीवों के लिए जहरीला था, जिसको खाने के बाद जानवरों की मौत हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, उन पौधों को इकट्ठा कर आदिवासियों ने उससे सुंदर हाथी बना दिए। हाल ही में चेन्नई के इलियट समुद्र तट पर इनकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ये प्रदर्शनी वन्य जीव संरक्षण और सह अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रखी गई थी। आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मुदुमलाई नेशनल पार्क के करीब रहने वाले 70 आदिवासियों ने लैंटाना वीड से इन खूबसूरत हाथियों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में अब तक 1200 हेक्टेयर से लैंटाना, कैमारा, प्रोसोपिस और अन्य जहरीले पौधों को जंगल से हटा दिया गया है। वीडियो शेयर करते ही लोगों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और आदिवासियों की कारीगरी की तारीफ की। अब तक 76,000 बार इस वीडियो को देखा जा चुका है और करीब 3,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।